हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और ये भी देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं पहले। एफ इज इक्वल टू क्यू नोट, यानी कि अगर ये कोई बिंदु आवेश है क्यू नोट और इस पर लगने वाला जो बल है वो एफ हो, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, चूंकि एफ जो है वो सदिश राशि है इसलिए ई भी कैसी होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, चलिए परिभाषा कैसे देंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश पर अगर क्यू नोट की वैल्यू मैं 1 मान लूँ, ठीक है, 1 कूलाम मान लूँ, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ। यहीं से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को क्या कहते हैं, हम उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी विमा निकालने चाहूँ, सॉरी पहले मात्रक देख लेते हैं। मात्रक कितना होगा, एफ का होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलाम, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और विमा अगर देखो तो विमा कितनी होगी, डायमेंशन विमा न्यूटन की होती है एम एल टी माइनस 2 और कूलाम की कितनी होती है 80। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे यानी एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रा कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम, और विमा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु आवेश है क्यू, ठीक है, चलो प्लस क्यू मान लेता हूँ, और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। यहाँ पर कोई बिंदु है पी, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, जहाँ पर कोई क्यू नोट आवेश है प्लस क्यू नोट। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसे दूसरी तरफ को धकेलेगा, दूसरी तरफ को भेजेगा, यानी इनके बीच में क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, कूलाम के नियम से अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अगर इनके परावैद्युत बीच में परावैद्युत माध्यम के हो तो के क्यू क्यू नोट अपॉन कितना, आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी आर है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। यहाँ पर एफ की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट, ये वाला, तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। सॉरी, ये इसका हमारा मात्रक फॉर्मूला आ गया। अगर मैं मात्रक देखूं तो मात्रक तो वही रहेगा, न्यूटन पर कूलाम। और अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं, किस तरफ इसकी दिशा है, तो दिशा कैसे है, अगर मैं इस बिंदु को ओ कहूँ तो ओ से पी की ओर, क्योंकि ये इस तरफ को है ना निशान, तो दिशा कैसे है, ओ से पी की ओर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अक्षीय निरक्षीय स्थिति के बारे में हम बात करेंगे।
पहले हम अक्षय स्थिति को देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, एक दूसरे के निकट ही रखे हो, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस जो है मैंने नाम दे दिया इसका ए बी, और इसका ये मध्य बिंदु है ओ। ठीक है, और इसकी लंबाई है 12, एल यहाँ से यहाँ तक, एल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? 12। इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इससे आर दूरी पर, मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यहाँ पर अगर क्यू नोट कोई आवेश रखा हो प्लस क्यू नोट, तो प्लस प्लस वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, E1 की दिशा तो किस तरफ होगी? बी से पी की ओर। ठीक है, ऐसे बी से पी की ओर, और माइनस वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी? E2 की दिशा कितनी होगी? पी से बी की ओर। ठीक है, चलिए मैं पहले निकाल लेता हूँ। अगर मैं देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण अगर देखें E1 प्लस क्यू आवेश के कारण है, ठीक है, E1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अगर इनके बीच में परावैद्युत माध्यम के हो तो के भी लेंगे। ठीक है, इनटू क्यू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? मिड पॉइंट से तो थी आर, और बी से कितनी होगी? एल घटा लेंगे इसमें से, यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा कैसे है? बी से पी की ओर। ठीक है, दिशा बी से पी की ओर। और अगर E2 की वैल्यू निकाले तो E2 इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्योंकि यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखूँ तो ये आर यहाँ से यहाँ तक तो आर थी, ये एल और है तो एल और जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो इसका होल स्क्वायर। दिशा कैसी होगी? पी से बी की ओर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। और अगर मैं इनकी परिणामी तीव्रताओं के बारे में बात करूं तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। E1 E2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, और क्यों मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया मैंने सारा, और यहाँ कितना बचा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करते हैं तो कितना होगा? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, यानी माइनस है एक बार प्लस है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर कितना हो जाएगा? इधर तो प्लस वाला आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस की गुणा भी करेंगे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ये माइनस वाले तो कट जाएंगे, बचेगा क्या? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इसे मैं कुछ और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2L। ठीक है, वो जो 4RL होगा और इंटू आर भी है, आर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये अपोन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्यू इंटू 2L किसकी वैल्यू होती है?
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो ये तो P हो गया, तो इसकी जगह मैं P लिख लूँगा, तो हो गया 2PR। ठीक है, Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी हो गई P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और नीचे सेम R² माइनस L² का होल स्क्वायर। चूँकि L की वैल्यू कैसी है, बहुत 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 छोटी है, L की वैल्यू जो है वो बहुत 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 छोटी है R से, तब L² को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू 2PR अपॉन, जब उसे छोड़ देंगे तो ये तो 0 हो गया, यानी R की पावर कितनी हो गई 4, तो R से एक R कट गया। E इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू 2P अपॉन R³। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, परिणामी तीव्रता आ गई, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। मैं डायग्राम यहीं पर बना लेता हूँ। ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है O, और इसकी लंबाई है 2L, L यहाँ से यहाँ तक, L यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर कोई बिंदु P, ठीक है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ये दूरी देखूं A से P तक, तो कितनी होगी, A से P तक कितनी दूरी होगी, ये R है, ये L है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यानी R² प्लस L²। ठीक है, इसी इतनी ही दूरी है B से P तक होगी, कितनी हो जाएगी R² प्लस L²। ठीक है, तीव्रता की अगर बात करूं, मान लीजिए A पर जो है -Q है और B पर जो है +Q है। ठीक है, तो और इस पर जो है Q0 आवेश है, तो ये तो इस तरह प्लस प्लस वाला दूसरी तरफ धकेलेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो E1 की तो वैल्यू इस तरफ होगी। ठीक है, और E2 की वैल्यू देखो, तो E2 की वैल्यू किस तरफ होगी, E2 की वैल्यू इस ओर होगी। मैं इस चित्र को अलग बना लेता हूँ, ये E1 की वैल्यू तो ऐसी हो गई और E2 की वैल्यू ऐसी। ठीक है, ये E1 है, ये E2, E1 और E2 को मैंने दो घटकों में वियोजित कर लिया। ठीक है, E1 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और E1 कोस थीटा इस ओर आ जाएगा, E1 कोस थीटा। E2 को भी करेंगे, E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा। ठीक है, अब ये तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, तो ये तो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू E1 साइन थीटा, सॉरी E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा। साइन थीटा वाले तो आपस में कट गए थे। ठीक है, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो E1 प्लस E2 इंटू कोस थीटा। E1 E2 की वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू Q अपॉन R², R² की जगह R² प्लस L², वो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K, इसकी भी वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। अब बात आती है कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये था ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अब ये दूरी R है, ये तो दूरी R है और ये दूरी L थी, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू थी R² प्लस L², तो
इसकी वैल्यू रखेंगे इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2q, दोनों जुड़कर क्यों हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी q इंटू 2l, p की वैल्यू हो जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ऊपर तो p हो गया, नीचे 1 पावर और आधी पावर, तो कितनी हो जाएगी टोटल पावर, पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, चलिए वही फिर यहाँ पर भी करेंगे। अगर चूंकि एल की वैल्यू कैसी है, बहुत 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 छोटी है आर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू पी अपॉन, भाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना आर की पावर 3। ये हमारी क्या आ जाएगी परिणामी तीव्रता। तो ये आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, बोर्ड में पूछता है हर बार, या तो अक्षय पूछता है या निरक्षय पूछता है। ठीक है, और या फिर वैद्युत, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या फिर वैद्युत विभव को पूछेगा। वैद्युत विभव को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।